सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोगों ने आपके सामाजिक विषय में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लिया था और आज हम आपका जो सेकेंड टॉपिक है आपके सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत वो है सामंतवाद कालीन भारत। दोस्तों, सामंतवाद कालीन भारत का क्या मतलब है इसको हम समझने वाले हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हमने जो पहले चैप्टर में पढ़ा था, हमने पढ़ा था गुप्त वंश के विषय में। गुप्त वंश को क्या कहते थे हम? भारत का स्वर्ण काल भी कहते हैं, भारत के इतिहास का स्वर्ण काल। इसके अलावा हमने मौर्य वंश के विषय में पढ़ा, हमने अशोक के विषय में पढ़ा, इसके अलावा हमने वर्धन वंश के विषय में पढ़ा। और दोस्तों, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शक्तिशाली राजा थे और बहुत ही महत्वाकांक्षी थे और सभी ने अपने अपने शासन काल में बहुत ही अधिक कार्य किए और बहुत सारे मंदिर बनवाए। इसके अलावा बहुत सारे युद्ध भी हुए इनके बहुत सारे युद्ध भी हुए, जैसे कि अशोक ने युद्ध लड़ा था कलिंग का और उसके बाद उन्होंने भीषण रक्तपात को देख करके उन्होंने सन्यासी बनने की शिक्षा ली। या फिर ये कह सकते हैं कि जब कलिंग युद्ध में उन्होंने इतना अधिक रक्तपात देखा, इतना अधिक खून खराबा देखा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, क्योंकि बौद्ध धर्म जो होता है वो अहिंसा को ही परमो धर्म मानता है। और दोस्तों, यहाँ पर ऐसा कोई धर्म नहीं है जो हिंसा को बढ़ावा देता है, लेकिन उन्हें बौद्ध धर्म अच्छा लगा तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उन्होंने बहुत सारे शिलालेख लिखवाए। तो इस तरीके से हमने इन सभी के विषय में बहुत ही अच्छे से चैप्टर नंबर 1 में अध्ययन किया है। और आज यहाँ पर जो सामंतवाद कालीन भारत है, इसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात किस तरीके से जो हमारा भारत पूरा एक जुट में था, यानी कि बंधा हुआ था, वो अलग अलग राज्यों में, छोटे छोटे राज्यों में टूटने लगा और हर एक राज्य में छोटे छोटे राजा होने लगे। जो जैसे कि यहाँ पर पल्लव वंश की अगर मैं बात करूं, राष्ट्रकूटों की, चोल वंश की, तो इस तरीके से छोटे छोटे राज्यों में टूटने लगा और सभी लोग अपने अपने राज्य की सीमाओं को बचाने का प्रयास करने लगे। तो इस तरीके से कौन से वंश में कौन से राजा हुए और किन किन लोगों ने कौन कौन से मंदिरों का निर्माण कराया, किन राजाओं ने पुस्तकें लिखी, इन सभी के विषय में हम पढ़ेंगे। किसके दरबार में किस तरीके से कौन से कवि थे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर भी आपको पहले चैप्टर की तरह ही इंटरेस्टिंग लगेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, कल चूरी सत्ता का उत्कर्ष हुआ। दोस्तों, कल चूरी सत्ता का उत्कर्ष हुआ था। ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। कोक्कल प्रथम द्वारा, गांगेय देव विक्रमादित्य के द्वारा, कोक्कल द्वितीय द्वारा या फिर लक्ष्मीगढ़ द्वारा। दोस्तों, कल चूरी सत्ता का उत्कर्ष हुआ था कोक्कल प्रथम द्वारा। तो यहाँ पर कल, और अगर हम केवल क और का को लें तो यहाँ पर हम कोक्कल प्रथम बस हमें याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर कोक्कल द्वितीय भी दिया हुआ है। तो कोक्कल प्रथम द्वारा कलचुरी सत्ता का उत्कर्ष किया गया था, यानी कि यही संस्थापक थे। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो गया? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए को हम यहाँ पर टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजपूत शासन व्यवस्था में न्याय एवं सेना का सर्वोच्च अधिकारी था सेनापति, राजा, सामंत या फिर मंत्री। दोस्तों, राजपूत शासन व्यवस्था में न्याय का और सेना का सर्वोच्च अधिकारी था राजा। राजा का क्या कार्य होता है? अपने राज्य में न्याय व्यवस्था को बनाए रखना, अच्छे से अच्छा न्याय देना किसी भी चीज को लेकर के, किसी भी समस्या को लेकर के, ताकि जो वहां की प्रजा है उसका विश्वास राजा में बना रहे। और जब सेना का जो मार्गदर्शक होगा, जो सेना को गाइड करने वाला व्यक्ति होगा, वो अगर राजा होगा तो सेना बहुत ही अधिक प्रोत्साहित होगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजपूत युग में आय का मुख्य स्रोत था भूमि कर, वाणिज्य कर, उपहार या फिर लूट में प्राप्त धन। दोस्तों, राजपूत युग में आय का प्रमुख स्रोत था भूमि कर। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। तो लोग भूमि कर देते थे और यही राजपूत युग में आय का प्रमुख स्रोत था। इसी आय से राजा क्या करते थे? सभी सैनिकों को वेतन देते थे, अपने राज्य का कार्यभार अच्छे से संभालते थे, ठीक है, और इसी से लोगों की सेवा भी करते थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंदेल शासकों की राजधानी थी उज्जैन, धार, खजुराहो या फिर कन्नौज। दोस्तों, इसका राइट आंसर है चंदेल शासकों की राजधानी थी खजुराहो। तो ऑप्शन सी जो है खजुराहो, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 5 है, पृथ्वीराज रासो कृति है आनंदवर्धन की, भट्ट नारायण की, माघ की या फिर चंद्रवरदाई की। दोस्तों, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की कृति है और ये बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। ये आपके हिंदी विषय में भी
मिलेगा आपको। और यहाँ पर देखिए आपके सामाजिक अध्ययन विषय में भी मिला है। और ये क्वेश्चन कई बार यूपी टेट में भी पूछा गया है, बहुत बार रिपीट हुआ दोस्तों, इसलिए मैं बहुत ही ध्यान से आपको बोल रही हूँ कि इसको आप अच्छे से देख लीजिए। पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद्रबरदाई। आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको जरूर काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कन्हेरी का बौद्ध विहार शिक्षा का केंद्र था? चालुक्य, चोल, राष्ट्रकूट या फिर पल्लव? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रकूट। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो गया। कन्हेरी का बौद्ध विहार शिक्षा का केंद्र था, किसके लिए? राष्ट्रकूटों के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, मत्त विलास प्रहसन कृति संबंधित है पल्लवों से, राष्ट्रकूटों से, चोलों से या फिर चालुक्यों से? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, पल्लवों से। दोस्तों जो मत्त विलास प्रहसन है ये पल्लवों के राजा थे महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन के द्वारा ये लिखा गया था, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप नाम भी याद रखिए, क्या पता एग्जाम में इसी तरीके से पूछ ले। तो महेंद्र वर्मन जो राजा थे पल्लवों के, उन्होंने इस कृति को लिखा था, मत्त विलास प्रहसन को उन्होंने ही लिखा था। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, रत्न मालिका के लेखक हैं जिनसेन, अमोघवर्ष, रन्ना या फिर दंडिन? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमोघ वर्ष। और दोस्तों जो अमोघ वर्ष थे ये राष्ट्रकूटों के राजा थे, और आप याद रखिएगा कि ये राष्ट्रकूट वंश के थे और इन्होंने रत्न मालिका नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, किसने लिखी थी? अमोघ वर्ष ने। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सामंतवाद काल में विशिष्ट वर्ग को कहा जाता था? सामंत, राणक, रौत या राजपूत या फिर ये सभी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सामंतवादी समाज के विकास पर प्रभाव पड़ा? राजा की शक्ति क्षीण, ग्राम का कमजोर स्वशासन, तुर्कों से संघर्ष या फिर कोई नहीं? तो दोस्तों राइट आंसर है राजा की शक्ति क्षीण। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वीराज का समकालीन चौहान शासक था? गोविंद चंद्र, जयचंद, दोनों या फिर कोई नहीं? दोस्तों जो पृथ्वीराज का समकालीन चौहान शासक था वो था जयचंद। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12 है, जैन चालुक्यों का दरबारी कवि था? कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन, रणराज या फिर रवि कीर्ति? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन डी, रवि कीर्ति। क्वेश्चन नंबर 13 है, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने, लक्ष्मण सेन ने, गोपाल ने या फिर देवपाल ने? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, गोपाल ने। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप देखो 2017 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लगातार 2 वर्ष में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था? 1191 ईस्वी में, 1197 ईस्वी में, 1199 ईस्वी में या फिर 1194 ईस्वी में? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो है 1191 ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे है क्वेश्चन नंबर 15, चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे? जय सिंह, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय या फिर रणराज? दोस्तों चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे पुलकेशिन द्वितीय। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई प्राचीन क्षत्रियों से, ब्राह्मणों से, विदेशियों से या फिर अग्निकुंड से? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर वो है पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी अग्निकुंड से। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन दे दिया है प्राचीन क्षत्रियों से, ब्राह्मणों से, विदेशियों से, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर क्या मैंने बताया आपको? अग्निकुंड से। यानी कि जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी को सही लगा लीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों चलिए हम देखते हैं अग्निकुंड से कैसे हुआ था। दोस्तों यहाँ पर जो पृथ्वीराज रासो है दोस्तों, इसी में लिखा हुआ है कि जो अग्निकुंड सिद्धांत है, पृथ्वीराज रासो में कहा गया है कि जब पृथ्वी पर मलेच्छों के अत्याचारों में ऐसी वृद्धि हो गई, तब इन अत्याचारियों का दमन करने के लिए
महर्षि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक अग्निकुंड का निर्माण कराया था और उन्होंने वहां पर क्या किया था, यज्ञ किया था। ठीक है, और इस अग्निकुंड से 4 राजपूत परमार, चौहान, चालुक्य और प्रतिहार निकले थे। ठीक है दोस्तों, अतः इस अग्निकुंड से निकलने के कारण ही इन्हें अग्निवंशी भी कहा जाता है, किंतु अधिकांश इतिहासकार इस सिद्धांत को केवल कल्पना ही कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बताने का आपको मात्र एक ही रीजन था कि जो पृथ्वीराज रासो है, इसमें कहीं ना कहीं अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी किए गए हैं इस रचना में। तो अब अगर पृथ्वीराज रासो किसी ने पढ़ा है तो वो यही समझेगा कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो अग्निकुंड से हुई है, लेकिन मैक्सिमम जो इतिहासकार हैं वो इसको मानने से इनकार करते हैं। तो यहाँ पर आपको पृथ्वीराज रासो के अनुसार अगर पूछेगा तो राइट आंसर क्या लगाना है, अग्निकुंड से ही पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था कांची, महाबलीपुरम, तंजौर या फिर वेंगी। दोस्तों, पल्लवों का जो प्रसिद्ध बंदरगाह था वो था महाबलीपुरम। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है, तो बी को आप सही लगा लीजिए। इस तरीके से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे आपको सामंतवाद कालीन भारत के, सभी को आपने यहाँ पर पढ़ लिया। उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूला करिए दोस्तों। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के लाइक्स हमें बहुत प्रोत्साहित करते हैं। और आप लोग अपने कॉलेज के ग्रुप में, फ्रेंड्स के ग्रुप में, आपका कॉलेज का ग्रुप चाहे व्हाट्सएप पर हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, जहां पर भी बना हो, आप लोग प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दिया करो दोस्तों, ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियो पहुंच जाए और अधिक से अधिक लोगों का लाभ हो सके। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और जितने क्वेश्चन आपके सही होंगे आपको काउंट करके मुझे बताना है कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए थे। उम्मीद करती हूँ कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारे सभी वीडियोस से ऐसे ही अपडेट रहे। तो एक बार फिर से वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही सभी वीडियोस को देखते हुए रहेंगे और लगातार हमारे चैनल से ऐसी ही अच्छी जानकारी लेते रहेंगे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग अपने फैमिली का, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।